नमस्कार। वर्कर्स यूनिटी की खास बातचीत और फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन, महामारी, बेरोजगारी और भुखमरी की मार झेल रहे इस साल में मेहनतकश मजदूर वर्ग को क्या इस बजट से उम्मीदें हैं? जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी के, उसके परिप्रेक्ष्य में ये वो साल है 2022 का जब मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का प्रॉमिस किया था। ये वही साल है जब किसान आंदोलन में पिछले साल के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी एक कमेटी बनाने की बात हुई। इन सारे मुद्दों पे बजट में चुप्पी छाई दिखती है। ये वही समय है जब ऑक्सफैम इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि 84% भारतीयों की जो इनकम है वो घटी है, और जो देश में बिलियनायर्स हैं उनकी संख्या 102 से बढ़ के 142 हो गई है। तो ये घटती विकास दर के साथ जो भारत में भयानक बेरोजगारी का जो संकट है, उस पे हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर छात्रों, नौजवानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। तो इन सब विषयों पे बात करने के लिए इन लार्जर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके जो संस्थागत संकट हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जॉब्स लॉस हैं, और महामारी के संदर्भ में बजट से हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं, उस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है अमित आपका स्वागत है। अमित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में पढ़ाते हैं, और अमित वहाँ सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को हेड भी करते हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम है वो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया है, जिसके अमित और उनके साथी इस रिपोर्ट को लगातार कुछ सालों से निकाल रहे हैं। अमित लगातार इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और खास करके पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन पे लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं। तो अमित, इस बात को हम शुरू करने के लिए बोल रहे हैं कि जब ये ऐसी स्थिति है, जब इंडियन इकोनॉमी के एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम एक बहुत ही स्ट्रक्चरल स्टैग्नेशन देखते हैं, महामारी का दौर है, पलायन हमने देखा है पिछले 2 सालों में, उस दौर में हम जो कल का बजट है उसको हम कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं? जी, तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग शुरू इससे करते हैं कि बजट, हालांकि ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन बजट होता क्या है, ताकि हमको उससे क्या आशाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये भी साफ हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका बजट को समझने का ये है कि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हमारी इस आने वाले साल की उम्मीद आय की इतनी है, टैक्स वगैरह में इतना रेवेन्यू हमको मिलने वाला है, और इन इन क्षेत्रों में हम इतना इतना पैसा खर्च करने का प्लान बना रहे हैं। बस इतना बजट होता है। अब इसमें एक्साइटमेंट क्यों आ जाता है, इतनी उम्मीदें क्यों आ जाती हैं? वो इसलिए कि भारत में कम से कम, पता नहीं और देशों में ऐसा है कि नहीं, हम लोग बजट को एक तरीके से केंद्र सरकार के मंशा का भी एक वो देखते हैं कि सरकार किस क्षेत्र में प्रायोरिटाइज करना चाहती है, उसके दिमाग में क्या है, वो अर्थव्यवस्था को कहाँ पे खड़ा देख रही है, क्या सिचुएशन देख रही है। और इसीलिए बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी निकलता है, जिसमें पिछले साल का आकलन होता है सरकार के हिसाब से क्या चल रहा है। तो इसलिए बजट महत्वपूर्ण हो जाता है कि उससे हमको ये दिखता है कि सरकार क्या सिग्नल कर रही है, कि हमारे मन में क्या इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि पिछला साल कैसा रहा है, पिछले कुछ साल कैसे रहे हैं, और वो देखते हुए बजट की तरफ से हम लोग को क्या आशा थी और वास्तव में क्या सामने आया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि 2020 से महामारी का दौर चल रहा है। 20 का लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ स्थिति संभली, फिर सेकेंड वेव आई 2021 में, फिर कुछ गड़बड़ हुई, पलायन हुआ, नौकरी, लोगों के धंधे बैठ गए, और फिर कुछ स्थिति संभली, और फिर तीसरी वेव आई है। तो लगातार पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जो आजीविका है उस पर असर हो रहा है। खास करके जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो कैजुअल वेज वाले हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनकी परमानेंट नौकरियां नहीं है, ये सारा जो लगभग 80 से 90% हमारा जो वर्ग है मेहनतकशों का, उनकी आजीविका पे लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है नुकसान। एक बात और मैं ये याद दिला दूं दर्शकों को कि महामारी से पहले भी कुछ अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब हम लोग महामारी के दौर में आए तो 2-3 साल से आर्थिक वृद्धि दर घट रहा था,
और बेरोजगारी बढ़ रही थी। और जो हमारी हमेशा की समस्या है वो कि बड़ा असंगठित क्षेत्र है और कृषि में बहुत लोग डिपेंड करते हैं, वो चला आ रहा था। तो ये सारे वीकनेसेस को लेकर के हम लोग महामारी में आए और फिर महामारी का असर हुआ। तो जो असर सामने आया है सरकार के डेटा में, सीएमआई के जैसे प्राइवेट डेटा में, और हम लोग के जैसे लोगों ने जो छोटे छोटे सर्वे किए हैं उनमें, ये कि रोजगार खत्म हुए लॉकडाउन की वजह से, फिर रोजगार वापस भी आय घट गई क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई और धंधे बैठ गए, लेकिन आय उतनी वापस नहीं आई। लगभग प्री पैंडेमिक जो हम लोग की स्थिति थी आय की, परिवार की आय की, उसके 80% तक कुछ एवरेज पहुंचे हम लोग, पूरा नहीं पहुंच पाए। यानी 2 साल में काफी नुकसान हुआ है परिवारों को। उनकी समझ लीजिए, अगर आप पहले आपकी आज 10,000 रुपये महीना थी किसी वर्कर की, तो वो कई महीनों के लिए 8,000 7,000 ऐसे चल रहा है। तो ये जो 2-3 हजार का जो हम लोग घाटा है वो बिल्ड हो के बहुत बड़ा हो गया। तो इसकी वजह से लोगों को कर्जा लेना पड़ा, खाद्य असुरक्षा बढ़ गई। काफी सर्वेज में आया कि लोगों ने खाने का प्रमाण कम कर दिया है, इनफॉर्मल उधार ले लिया है साहूकारों से वगैरह घर चलाने के लिए, जेवर गिरवी रख दिए हैं। आपने देखा होगा कितने सारे नोटिस गोल्ड ऑक्शन के पेपर में आ रहे हैं आजकल। यानी जो ये मुथूट और मनप्पुरम और ये सारे हैं, जो सारे गोल्ड लोगों ने गिरवी रखा है वो कुछ छुड़ा नहीं पा रहे हैं। वो अब जाएगा जिन लोगों के पास खरीदने की क्षमता है, तो वो सारा जो धन है वो एक तरीके से फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये सारी चीजें सामने हमारे थी जब हम लोग बजट में आए। लेकिन अफसोस ये, और मैं इसमें विस्तार में थोड़ा और बात करूंगा, बजट में इस स्थिति का कोई ये नहीं लगता कि सरकार ने उसको आत्मसात किया है कि वास्तव में लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं मनरेगा से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। महामारी के चलते पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बोला जा गया है कि द डिमांड ऑफ वर्क अंडर द नरेगा इज स्टिल हायर देन द प्री पेंडेमिक लेवल। अब ये है कि इसमें 2010-20-21 में तो वास्तविक व्यय 1,11,000 करोड़ का था, फिर इस संशोधित बजट में 98,000 करोड़ का किया गया, अभी फिर से उसको घटा के 73,000 करोड़ कर दिया गया है। अब जबकि बहुत सारे अर्थशास्त्री आपके जैसे लोग भी शहरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी की तरफ मांग कर रहे थे और अब उसमें नरेगा जैसे चीजों में भी कटौती हो रही है, तो ये जो रूरल डिस्ट्रेस है और वहां अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, न केवल कृषि में बल्कि एलाइड रूरल उसमें, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में अगर इसके संदर्भ में बात कर सके। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मनरेगा का जो बजट है वो पहले महामारी के साल में जो 1,11,000 खर्च हुए थे, बाद में पिछले साल के बजट में अनाउंस 73,000 करोड़ ही हुआ था, लेकिन अब रिवाइज होके उसको 98 इसलिए किया है कि सरकार को मजबूरन खर्च करना पड़ा, क्योंकि ये कार्यक्रम डिमांड ड्रिवन है, तो लोग जब काम मांगते हैं तो सरकार को देना पड़ता है। इसलिए जो सरकार खर्च करना चाहती थी पिछले साल वो था 73,000, जो वास्तव में खर्च किया है वो है 98,000, जो कि भी काफी नहीं है। ये भी सामने आ रहा है सर्वे में कि वो भी काफी नहीं है। तो वो देखते हुए फिर से उन्होंने 73,000 किया है, और इसकी वजह ये है, ये कम करने की मेरे ख्याल से वो फिर इस तरफ जाता है कि सरकार अभी अर्थव्यवस्था को कैसे देख रही है। मेरे ख्याल से सरकार के अनुमान से जो सबसे बुरे परिणाम थे कोरोना के वो अब चले गए हैं, वो अब नहीं है। तो अब जो चैलेंज है हमारे पास वो ये है कि आर्थिक वृद्धि कैसी बढ़े और रोजगार लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ाया जाए, जिसके लिए फिर फोकस सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाता है, जिसके बारे में बहुत लिखा गया है इस बजट में। तो पिछले साल भी और ये साल भी सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा पैसा उन चीजों पे खर्च किया जाए जिससे जो ढांचागत जो परिवर्तन है वो हो, जाके जैसे सड़कें बने, हाईवेज बने, एयरपोर्ट बने, इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार हो, ये जो सारी चीजें होती हैं जो कि जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब डिसीजन इस पे खर्च करने का, बढ़ाने का दिया गया, तब साथ ही साथ सोशल सेक्टर पे जैसे कि मनरेगा पे या फिर पीडीएस पे, राशन पे या फिर पेंशन पे, ये इन सब चीजों पे भी साथ साथ
बढ़ाना चाहिए था खर्च को, क्योंकि वो संकट अभी टला नहीं है। तो सरकार ने क्या सोचा है, शायद ये कि कुल मिला के तो खर्च हमको बढ़ाना नहीं है, ये उन्होंने तय किया। तो अगर आप देखें कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, सब मिला के जो एक्सपेंडिचर है लगभग 39.5 लाख करोड़ कुछ आसपास है, उसको अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले, तो इन्फ्लेशन का एडजस्ट करें तो वो ज्यों का त्यों है। यानी सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल खर्च बढ़ाया नहीं है। तो जाहिर है कि जहां पे खर्च बड़ा होगा कहीं घटा होगा, तभी जाके कांस्टेंट रहा है पूरा अमाउंट। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि हमको राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, उसको घटाते हुए दिखाना है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, वो करना ही है। तो अगर वो करना है तो हम खर्चा बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, और अगर हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ाना है तो और कहीं घटाना होगा। अब वो कहाँ घटाएं, तो वो सोशल पे आया है, मनरेगा पे आया है और इन चीजों पे आया है। और वो तब जाके सही है ये सोच, जबकि महामारी के सारे परिणाम खत्म हो गए हैं आम घरों पर, गरीब परिवारों पर, आम परिवार पर। जो कि मैं कह रहा हूं कि ऐसा स्थिति नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि मनरेगा की अभी भी डिमांड है, खाद्य असुरक्षा अभी भी बरकरार है, लोगों ने कर्ज लिया हुआ है। इन सब चीजों को कैसे आप करेंगे? ये सिर्फ इनडायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो होगा नहीं, क्योंकि उससे फिर आप रोजगार बढ़ेगा, फिर लोगों की आय बढ़ेगी, उसके लिए टाइम लगेगा। इमीडिएटली अगर आप इनकम सपोर्ट दें, मनरेगा की मार्फत दें, और कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दें, कोई शहरी रोजगार गारंटी का प्रोग्राम लाएं, राशन का प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाएं, और मार्च में खत्म होने वाला है उसको बढ़ाएं, ये सब करेंगे तो लोगों, परिवारों को एक सुरक्षा मिलेगी, जिससे फिर वो जूझ सकेंगे इस परिस्थिति से। कुछ अपना कर्ज लिया है उसको शायद कम कर सकें, कुछ खपत बढ़ा सकें अपनी। तो ये सब नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये खत्म हो गया है दौर जो हार्डशिप का है। ठीक है, हमें जैसे अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ग्रोथ में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको लेके बिजनेस अखबारों में, पिंक अखबारों में काफी गुलाबी पिक्चर प्रस्तुत किया गया है कि उसमें काफी मैसिव ग्रोथ हुआ है। लेकिन हम जैसा देखते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे जो आज के पिछले कुछ सालों के अनुभव हैं, वो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है जो जितने छोटे छोटे स्कीम्स जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचित योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हम देखते हैं कि इसमें खर्च में कटौती भी की गई है, और ये छोटे छोटे जो वैसे योजनाएं जिसमें ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, जिसमें ज्यादा रोजगार ज्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है कि लगातार बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वृद्धि हो रही है और लगातार वैसे जॉब्स जहां पे मैनुअल लेबर की जरूरत है उसमें कटौती की जा रही है। इसकी क्या फिलॉसफी है? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें, एक तो जो लार्ज प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट्स हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है, जिसमें आप अगर 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो मुश्किल से 1-2 लोग उसमें एम्प्लॉय होंगे, वो रेशियो बहुत कम होता है। जबकि आप अगर मनरेगा के तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मनरेगा का उद्देश्य ही काम को जनरेट करना है, लेकिन आप छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को ले लें, जैसे छोटी हो गई, शहरी सड़कें हो गई, अन्य जो छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए लोकल लेवल पे, वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं। उससे आप जो 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। ना कि सिर्फ ये कि राजा ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, लेकिन उसका फायदा भी छोटे उद्योगों को ज्यादा डायरेक्टली होता है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फायदा तो होता है, पूरे देश को ही होता है, लेकिन ज्यादा फायदा वो बड़े उद्योगों को होता है, क्योंकि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप छोटे दुकानदार, छोटे शॉप वाले ये देखें, वो उनको किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वो चाहते हैं कि पानी की आपूर्ति हो, गुमटी पे, ठेले पे या कहीं वर्कशॉप में, सैनिटेशन का ज्यादा अच्छा इंतजाम हो, सड़कें ठीक हो, ताकि जब मैं अपने ट्रक से माल लेके जाऊं तो इतना खराब सड़क ना हो कि मेरे ट्रक को बार बार रिपेयर करने की जरूरत पड़े। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आम लोगों के जो कारोबार है उसमें जो दिक्कत आती है, वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। तो उसमें ऐसा नहीं कि सरकार खर्चा नहीं करती,
लेकिन ज्यादातर उस पर जोर कम होता है और उस पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे छोटे उद्योगों, मझोले उद्योगों को, एमएसएमईओ को ज्यादा एडवांटेज मिलता है और उससे रोजगार सृजन भी ज्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के। लेकिन किसी कारणवश, अब पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन लार्ज इंफ्रा का हमेशा ही ज्यादा आकर्षण रहता है। दूसरा सवाल ये है कि हम जब ये घोषणा किए थे कि हम आपके साथ बात करेंगे, तो एक सवाल ये आया था कि लगातार बहुत बार ये फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा को लेकर काफी चर्चा होती है, जैसे कोई ऐसा चीज है जो खराब माना जाता है आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि उसका सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर में कमी का डायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसमें वित्तीय घाटा को कम करने का दबाव लगातार बनता है, और ये क्यों मजदूर विरोधी है? तो ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि पिछले लगभग 2 दशकों से, जब से वो FRBM बिल आया है और लॉ बना, तब से ये को टारगेट बनाना और कहना कि ये इतना परसेंट होना चाहिए जीडीपी का, 3% होना चाहिए, 4% होना चाहिए, और उसको लगातार घटाना, ये सारा पूरा निजाम उसका आया। तो इसके पीछे पहले ये समझ लें कि वैलिड रीजंस क्या हैं कि हम घाटे की तरफ देखें और चिंता की नजर से देखें। तो घाटा क्या है कि हर साल रेवेन्यू है और हर साल एक्सपेंडिचर है। कुछ टैक्स के हमारा वो रेवेन्यू आता है और हम कुछ खर्च करते हैं। जब खर्च रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो वो उस साल में वो घाटा होता है, डेफिसिट होता है। वो डेफिसिट साल दर साल बढ़ता है। वो डेफिसिट सरकार कैसे पूरा करती है? सरकार को कहीं ना कहीं से तो उसको पूरा करना है, क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपया, लेकिन आपका टैक्स आ रहा है 80 रुपया, तो वो 20 रुपया आपको कहीं से तो लाना है खर्च करने के लिए। तो उसके लिए सरकार बोरो करती है, कर्ज लेती है। किन से? भारतीय जनता से, यानी म्यूचुअल फंड हो गए, जो लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो आप अगर कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं तो वो फंड कहीं से सरकार में निवेश कर रहा है, ऐसे सब। तो जिनके पास सेविंग्स हैं और जो सोने में और उसमें नहीं डालते हैं, जमीन में सेविंग्स नहीं डालते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेविंग्स डालते हैं, उनसे सरकार कर्जा लेती है इसका। तो साल दर साल ये कर्जा बढ़ता है जब डेफिसिट आता है हर साल, और उसको कहते हैं हम लोग डेट। तो डेफिसिट जमा होके डेट बन जाता है। तो ये डेट टू जीडीपी जो रेशो है, यानी डेट की संख्या कितनी है, पूरी कुल मिला के कितने लाख करोड़ है, और हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितने लाख करोड़ है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो वो अभी जाके पेंडेमिक की स्थिति में जब खर्चा बढ़ गया है सब सरकार का, लगभग 90% के आसपास आने लगा है, 80-90%, जबकि पहले वो 60-70 वगैरह हुआ करता था। तो ये मैं केंद्र और राज्य दोनों का जोड़ के बोल रहा हूँ। तो इसके पीछे सोच ये है कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको आगे जाके इसको रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इसको चुकाना है कर्ज को हर साल। अगर आप देखें सबसे बड़ा खर्च क्या करती है सरकार, बजट में सबसे बड़ा आइटम क्या होता है हर साल? वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट। पिछले साल जो कर्ज है जो अक्यूमुलेट हुआ उसका इंटरेस्ट देना। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपका तो इनकम तो कुछ आ रहा है और आपको कर्जा भी चुकाना है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, सरकार चुका नहीं पाएगी। और इसके वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको लगेगा कि अब तो गड़बड़ होने वाली है, सरकार हो सकता है पैसा प्रिंट कर लेने, जो कि एक हमेशा डर लगा रहता है कि हम बस बोल दें कि भाई छापिए पैसा आरबीआई को, और हम तो रुपया बना के लोगों को बना दे देंगे, तो उस रुपए की वैल्यू घट जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये सारी चिंताएं होती हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा हो। क्योंकि अभी जब आप डेफिसिट है, घाटा है, तो वो खर्च की वजह है। वो खर्च किस लिए कर रहे हैं आप? अगर वो आप अच्छी तरीके से खर्च कर रहे हैं, यानी केवल किसी को मोटी तनख्वाह देके उनको कुछ काम नहीं करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ काम करवा रहे हैं लोगों से, शिक्षकों को पैसा दे रहे हैं, वो बच्चों को सिखा रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस को तनख्वाह दे रहे हैं, वो लोगों को स्वास्थ्य का सेवा दे रहे हैं, या फिर रोड्स बना रहे हैं, और कई तरीके की चीजें कर रहे हैं। इससे आगे का जीडीपी बढ़ने वाला है। इवन अगर आप मनरेगा को भी देख लें तो मनरेगा का क्या फायदा है? आप एसेट्स बना रहे हैं, आप लोगों का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, उससे ग्रोथ बढ़ेगी, तो आगे जाके आप कर्जा चुका देंगे। तो जब तक सरकार के पास टैक्स करने की क्षमता है और सरकार अच्छी तरह से खर्च कर रही है पैसा, कुछ कैपेसिटी बढ़ा रही है इकोनॉमी में, तब तक हमको फिस्कल डेफिसिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो
हर साल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उसको कर सकेंगे, वो डेट को हम कर्जा चुका सकेंगे। तो इससे तभी प्रॉब्लम होता है जब खर्चा हम लोग एक तो बेतहाशा करते हैं या खराब खर्च करते हैं, यानी बहुत वेस्टफुल खर्च करते हैं, जहाँ पे तनख्वाहें भी दे रही हैं, लोग कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति बुरी है। जब तक ऐसा ज्यादा नहीं हो रहा है पैमाने में, और लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं कि सरकार खर्च करती है और लोग कुछ करते नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी वगैरह भी बहुत सारा काम करते रहते हैं। तो इसमें भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार का है इसलिए वो फालतू ही होगा। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती रहती है सरकार में। ठीक है, अब आते हैं जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पे। आप देख रहे हैं लगातार छात्र, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार, पटना, प्रयागराज में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि हमने 15 लाख जॉब इस साल क्रिएट किए हैं। 15 लाख, अब टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का देखिए तो 0.29% होता है। या जो जॉब अवेलेबल भी हैं, जैसे आप गिग वर्कर्स के जो जॉब अवेलेबल हैं, जोमेटो, स्विगी, उबर के, उनके जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो उनकी मिनिमम वेज तक भी नहीं दिया जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी की कोई बात नहीं की जा रही है। ये पूरे परिदृश्य में जो बेरोजगारी एक भयानक समस्या बनी पड़ी है। और क्या ये सरकार की जो अलॉटमेंट है या जो नीतियां हैं, वो आप पे कोई तारतम्य दिखता है कि बेरोजगारी दूर करने की दिशा में या एक डिग्निफाइड वेज लेबर देने की दिशा में कोई भी कदम दिखता है? जी, तो इसमें थोड़ा हम लोग बजट से हट के जाएं, क्योंकि बजट में इस साल के बजट में खासकर रोजगार को लेके बहुत कम है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि उससे नौकरियां, या नौकरियां तो नहीं कह सकते, रोजगार बढ़ेगा। तो वो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है उसका, तो वो छोड़ दें। एक जो कॉम्प्रिहेंसिव रोजगार की समस्या को लेकर के नीति का ढांचा बनाने की जरूरत है, वो अभी तक हम लोग ने देखा नहीं है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नाम से एक कुछ डिबेट चल रहा था कि ऐसा होना चाहिए वगैरह, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। तो जो ये हम लोग देख रहे हैं, जो सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो सरकारी नौकरी की होड़ लगाए हुए हैं, और जो अब ये सब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वो जो मिसमैच है, किस टाइप की नौकरियां अर्थव्यवस्था में पैदा हो रही हैं और किस टाइप की नौकरियां लोग चाहते हैं, उससे हो रहा है। तो सरकारी नौकरी का आकर्षण ये होता है कि एक तो आपको एक आय अश्योर्ड है, जो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड की आय 18-20 हजार किसी को मिलेगा नहीं अगर आप प्रॉपर सरकारी नौकरी में हैं, और वो परमानेंट जॉब होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में तो जाहिर है आपको कहीं परमानेंट जॉब ऐसा मिलेगा नहीं, और न ही इतनी तनख्वाह मिल सकती, ज्यादातर मिलेगी। तो इसलिए ये आकर्षण बन जाता है। लेकिन सर ये भी सही है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में सरकार सबको ऐसी नौकरी दे नहीं सकती। सारी भर्तियां अगर पूरी भी हो गई और सरकार ने एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब में किया, तो भी सरकारी क्षेत्र का जो साइज है वो इकोनॉमी के माइनॉरिटी में रहेगा एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से। मेजॉरिटी लोग तो प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे। तो अब चैलेंज ये आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे ऐसा रोजगार सृजन हो जो एस्पिरेशनल है, अच्छी आय है और सिक्योरिटी भी दे। इसमें ये मुश्किल है बहुत करना, और इसमें सरकार ने इमेजिनेशन नहीं दिखाया जितना हो सकता है कि कैसे ये हो सकता है। तो एक बात मैं इसमें ये कह दूं कि बहुत सारा रोजगार सृजन छोटे उद्योगों से होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे बहुत कम नौकरियां पैदा होती हैं। तो जो छोटे उद्योग हैं, 10 लोग 20 लोग वाले, या उससे भी छोटे वाले 5 लोग हैं, उनको कैसे बढ़ने का अवसर दिया जाए, वहीं से अच्छी क्वांटिटी में नौकरी आती है। लेकिन शुरू में ये नौकरियां बहुत सिक्योर होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि छोटे उद्योग जो होते हैं वो ज्यादा जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम होता है कि जो बड़े उद्योगों में क्षमता है, आपको पेंशन भी देंगे, पेड लीव भी देंगे, प्रोविडेंट फंड भी देंगे, और कुछ सिक्योरिटी भी देंगे। छोटे उद्योग ज्यादातर नहीं देते, दे नहीं पाते, क्योंकि उनकी कमाई उतनी नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, इसमें एक इनडायरेक्ट सोल्यूशन है, वो ये कि अगर छोटे उद्योग तेजी से बढ़े और बहुत सारे रोजगार बने,
तो मजदूर जो एक वल्नरेबिलिटी महसूस करता है कि अगर मैंने हाँ नहीं कहा इस नौकरी को तो 10 लोग खड़े हैं हाँ कहने के लिए, तो आप मुझे कुछ भी दे दें मैं हाँ कह दूंगा, कुछ भी कंडीशन दे दें मैं, क्योंकि अभी तो पीछे मेरे पीछे एक लाइन लगी हुई है। तो वो लाइन अगर नहीं हो, अगर रोजगार सृजन अच्छा हो, क्योंकि मझोले और छोटे उद्योग बढ़ रहे हैं, तो वो लाइन गायब हो जाएगी और फिर एम्प्लॉयर्स को कहना पड़ेगा वर्कर्स को कि भाई आइए हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको ये देने को तैयार हैं। ये स्थिति इंडिया में कभी रही ही नहीं है। ये स्थिति लाने की बहुत बड़ी जरूरत है, तब जाके मजदूर एक चैन की सांस ले पाएगा कि अगर मुझे किसी भी चीज को हाँ नहीं कहना की जरूरत है, मैं कुछ डिमांड कर सकता हूँ और सिचुएशन मार्केट की ऐसी है कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन जो हैं वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं नौकरियों में। लेकिन ये सिचुएशन आने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को पॉलिसी की, क्योंकि ये मझौला क्षेत्र है, ये छोटे उद्योग है, ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और महामारी में तो बैठ गए हैं पूरी तरह से। तो ये अब एक और सवाल है, हम लगभग बातचीत के लास्ट हिस्से में हैं। सेकंड लास्ट सवाल ये है कि जो कृषि और ग्रामीण इलाके हैं, आप रूरल डिस्ट्रेस का हम लगातार बात सुन रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। हमने पिछले किसान आंदोलन के दौरान कवरेज के दौरान पंजाब में हम लोग घूमे और वहां लगातार किसानों के अलावा खेतिहर मजदूरों की भी काफी सुसाइड्स की घटनाएं आई हैं। प्रोफेसर सुखपाल ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक रिपोर्ट भी लिखा था। तो ये किसानों की आय तो दुगनी हुई थी, उसमें कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। एमएसपी पे लगातार कोई बात नहीं हो रही है। जो रूरल एलाइड सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर से लेके फिशिकल्चर से लेके, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये पूरा जो अभी न्यू लिबरल इकोनॉमी का मॉडल है और उसमें जो ग्रामीण डिस्ट्रेस है, उस पे हम आगे क्या ऐसा कर सकते हैं कि लगातार ये जो पूरा सीवियर सुसाइडल टेंडेंसी चल रहा है उससे कुछ राहत दिखे? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें भी बजट से हटके देखना हो, क्योंकि अगेन इस बजट में हमको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं दिखता है इस समस्या में। तो एक बात तो, और ये सवाल का जो जवाब है वो रोजगार के सवाल से कनेक्टेड है, क्योंकि चूंकि हम लोग अच्छा रोजगार बाकी क्षेत्र में पैदा नहीं कर पा रहे हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग में और जो फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर है उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए ज्यादा लोग कृषि में हैं अभी भी। तो अगर हम लोग देखें कि कृषि में जो लोग हैं उनकी संख्या किस तरीके से घट सकती है, तो वो हम लोग ठीक से नहीं कर पाए हैं अभी तक। और उसकी वजह से जो छोटी छोटी भूमि के मालिक हैं, 5 एकड़ हो गया, उससे भी कम हो गया, 2 एकड़ 1 एकड़ वाले भी लोग हैं, तो उस पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई और रास्ता नहीं है आजीविका का तो आप कृषि में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटे छोटे होते जाते हैं और अनवायबल होते जाते हैं, तो आप की आय भी कम हो जाती है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप फार्म ये जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स वगैरह में है कि कम से कम 10 एकड़ आपके पास हो तो ही आप जाके कुछ ब्रेक इवन कर पाएंगे कि आपको अच्छी आय मिल पाएगी, उससे कम है तो आप घाटे में जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कृषि में ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जब रोजगार सृजन होगा और कृषि के में से लोगों की संख्या घटेगी, तब जाके लैंड होल्डिंग्स भी थोड़े साइज में बढ़ेंगे और आप इन्वेस्टमेंट ऐसा कर पाएंगे कि इनकम्स एग्रीकल्चर से बढ़े। तो एग्रीकल्चर की समस्या बहुत ही इंटीमेटली नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के सिचुएशन से कनेक्टेड है, ये एक बात है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट, जो एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है वो बाकी इकोनॉमी असर डालता है। वो इस तरह से कि जब एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस होता है और आप इन्वेस्ट नहीं करते, लोगों को याद रहे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में लगातार घटता रहा 80s के बाद में। जो इरिगेशन है, एक्सटेंशन सर्विसेज है, जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट पब्लिक होना होता है, वो सरकार ने अनुवाद उसमें सब नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए। जो जबकि किसान लगातार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लगातार नए खाद में, नए सीड्स में, लेकिन जब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट से मेल नहीं खाता तो दोनों में कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है। अगर किसान तो इन्वेस्ट जितना भी जी कर ले, सरकार नहीं करेगी तो वो आय में नहीं दिखेगा। तो जब सरकार नहीं करती और ये इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं होता, आय नहीं बढ़ती, तो क्या होता है? जो फ्लोर इनकम है इकोनॉमी का वो बहुत कम होता है, क्योंकि कृषि फॉल बैक सेक्टर है। तो जब आपको और
कहीं काम नहीं मिलता तो आप कृषि में जाते हैं, और जब कृषि में आय बहुत कम है तो इसका मतलब हर कोई सेक्टर में एम्प्लॉयर्स कम आय सब वर्कर्स को दें तो भी वो तैयार हैं काम करने के लिए। तो जब कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आय बढ़ेगा तो फॉल बैक ऑप्शन भी लोगों का, तो वो कह पाएंगे कि आप 500 रुपया दिन से कम नहीं दे सकते क्योंकि 450 तो मुझे खेती में भी मिल रहा है। जब खेती में ही 200-300 मिल रहा है तो वो कहाँ से कहेंगे कि हम आपको हमको इतना पैसा दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में भी उस हिसाब से तय होगा और बाकी सारे सेक्टर्स में उस हिसाब से तय होगा। तो कृषि की ये बहुत बड़ी भूमिका होती है कि ना केवल वो आय का स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बाकी सारे इकोनॉमी के लिए वो फॉल बैक प्रोवाइड करता है। एक बेंचमार्किंग होती है। मार्किंग होती है। ओके, ठीक है। एक अंतिम सवाल ये है कि आप लगातार एजुकेशन पे भी काम करते रहे हैं। लॉकडाउन ऐसा समय रहा है जहां स्कूलें बंद रही हैं और लोग ज्यादातर डिजिटल एजुकेशन की तरफ लोगों को पुश किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या मजदूरों की है जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और डिजिटल डिवाइड की बात लगातार हो रही है। कल बजट में लगातार सरकार ने भी 200 एजुकेशन चैनल और डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरफ पुश कर रहे हैं। ये पूरा जो डिजिटल एजुकेशन की तरफ पुश है, और हम पिछले 2 सालों में देखे हैं कि एक बहुत बड़ी पुश मिला है कॉर्पोरेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या संकट पैदा करेगा आगे आने वाले वर्किंग क्लास के बच्चों के एजुकेशन के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके महामारी के समय में तो बहुत ही तीव्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि अब लगभग 2 साल हो गए हैं कि बच्चे क्लासरूम में गए ही नहीं है कई बार, मतलब कदम ही नहीं रखा क्लासरूम में। और हम लोग जानते हैं कि कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उसके चलते डिजिटल रीच जो है वो बहुत अनइवन है। तो अगर आप ये भी मान लें कि ऑनलाइन लर्निंग होता है, हालांकि ऑनलाइन लर्निंग की क्वालिटी इन पर्सन लर्निंग से तो कम है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार मजदूर वर्ग के ऐसे भी हैं, ग्रामीण भी हैं और शहरी भी, जो या तो परिवार में एक ही स्मार्टफोन है जो कि एक सदस्य के पास है तो बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, या कुछ समय के लिए मिलता है, स्मार्टफोन है तो भी सिग्नल नहीं है, तो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग की क्वालिटी भी कम है एक्चुअल लर्निंग से, और ऑनलाइन जाने की क्षमता भी कम है मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए। तो ये दोनों के चलते, और याद रहे कि उसके पहले भी, महामारी के पहले भी असर के सर्वेज हम लगातार हमको याद दिलाते हैं कि जहाँ पे हम लोग, जहाँ खास करके मजदूर वर्ग और जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की ये समस्या नहीं है, दोनों टाइप के स्कूलों में क्वालिटी ऑफ लर्निंग बहुत पुअर है। यानी 5वीं कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता, मैथ्स नहीं कर पाता, ये सारा लगातार हमको दिखता है। तो ये लर्निंग डेफिसिट जो है प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल दोनों में, ये महामारी के पहले भी था, और महामारी के समय में चूंकि स्कूलें बंद हैं इतने साल से, बहुत तीव्र रूप धारण कर लिया है। अब इससे जो लंबा परिणाम जो होना है, इससे कैसे जूझेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो डेफिसिट अभी क्रिएट हुआ है, यानी पहले अगर 5वीं का बच्चा दूसरी का वो नहीं कर पाता था, तो अब 7वीं का बच्चा दूसरी का नहीं कर पाएगा, यानी आप 5-6 साल का एक डेफिसिट सोच रहे हैं। तो ये तो डिजिटल से बिल्कुल नहीं होना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तभी जाके होगा जब एक तो अभी जाके वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट होके स्कूलें खुले, इमीडिएटली खुले, और तब स्कूल्स में बहुत सारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो पैसों का, एडिशनल टीचर्स और एडिशनल एजुकेशनल मटेरियल्स, जिससे जाके एक प्लान बने कि 1-2 साल में तो हम ये डेफिसिट पूरा कर नहीं पा रहे हैं, ये आशा भी नहीं करनी चाहिए। 5 साल और 10 साल में जाके कैसे हम सोचें कि आज जो बच्चा 5 या 6 या 7 साल का है, वो जब 14 या 15 साल का होगा, तब वो ना सिर्फ प्री पैंडेमिक के 14 साल या 15 साल के बच्चे के जितना जाने, लेकिन उससे भी अधिक हो। तो ये 10 साल का प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये डेफिसिट कई सालों का है। तो ये मुझे या पता नहीं, अभी तक मैंने बहुत क्लोजली तो देखा नहीं है कि कुछ सरकार ने बनाया है कि नहीं ऐसा, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ अच्छी चीजें भी थी, तो उसको अगर हम लोग देख के उसको बढ़ा सकें कि अब ये पेंडेमिक का एडेंडम क्या हो,
एक रिवाइज्ड सिचुएशन क्या हो, वो विजन क्या हो, वो 10 साल का विजन हो, उसमें ये लेआउट हो कि क्या एडिशनल रिसोर्सेज हम लोग डाल रहे हैं। पैसे के यहाँ नहीं होने वाला, पैसे चाहिए, वो भी एजुकेशन फिजिकल रिसोर्सेज ना कि डिजिटल रिसोर्स। ना कि डिजिटल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज फॉर फिजिकल रिसोर्सेज होने की बहुत जरूरत है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद अमित, आप इसका विस्तार से बात करने के लिए। फिर हम लगातार अलग अलग मुद्दों पे आपसे बात करते रहेंगे। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।